हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हिस्ट्री का है, द मुग़ल एम्पायर। तो आप सब लोग जानते हैं कि मुग़ल्स हमारे देश पर लगभग 300 सालों तक उन्होंने राज किया। तो मुग़ल्स की जो हिस्ट्री है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुग़ल्स के बाद ही ब्रिटिश हमारे देश में आए थे और उसके बाद हमें ब्रिटिश लोगों के जाने के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो वैसे अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे उसमें जो हमारे मुग़ल्स आते हैं वो लास्ट थे मुस्लिम्स में, उसके बाद ब्रिटिश थे, उसके बाद हम आज़ाद हो गए थे। तो अब हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 7 का। स्टार्ट करते हैं। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू एकम्प्लिश इन द मिडल एजेस। ठीक है, आपको पता है इंडिया कितना बड़ा देश है, कितने सारे लोग यहाँ रहते हैं, कितना रिच कल्चर है और कितने अलग अलग टाइप के कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस बोलते हैं। मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के लोगों के बीच में। टेरिटरी वाइज भी काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के लोगों को और अलग अलग कल्चर्स वाले लोगों को कंट्रोल करना, मतलब उनको एडमिनिस्टर करना एक बहुत बड़ा टास्क था, डिफ़िकल्ट था मिडिल एज में ख़ास तौर से। तो क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रोडिसेसर्स, तो मुग़ल्स के जो पहले वाले शासक आए थे, जैसे सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जो दिल्ली सल्तनत थी, उसके जो प्रोडिसेसर्स थे उसमें मुग़ल्स ने एक ऐसा एम्पायर क्रिएट किया। मतलब उनके प्रोडिसेसर्स ऐसा नहीं कर पाए, यानी पहले वाले जो शासक थे वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन मुग़ल्स ने ऐसा एम्पायर क्रिएट कर दिया था और एकम्प्लिश किया था जो कि अब तक इम्पॉसिबल लगता था। मतलब एक तरीके से सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही वो अगर अच्छा एम्पायर खड़ा कर पाते थे पहले के शासक, लेकिन मुग़ल्स ने क्या किया, एक लॉन्ग टाइम तक ऐसा करके दिखाया। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent। ठीक है, मतलब कि 16th सेंचुरी के आधे से लगभग उन्होंने स्टार्ट किया अपने किंगडम को एक्सपैंड करना, जैसे आगरा और दिल्ली से उन्होंने स्टार्ट किया था, और 17th सेंचुरी तक लगभग पूरे इंडिया पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट आउट लास्टेड देयर रूल। उन्होंने इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन लाया था, मतलब इस तरह के जो टैक्स सिस्टम है या लोगों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने क्रिएट किया था, तो वो इस तरह का था कि जिसकी वजह से उनका रूल लंबे समय तक चल पाया। लिविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। और उन्होंने इस तरीके से राजनीतिक एक लेगेसी यानी कि एक तरीके की विरासत छोड़ दी थी, जो कि आने वाले रूलर्स के लिए वो इग्नोर करना मुश्किल था, वो इग्नोर नहीं कर सकते थे, ऐसा उन्होंने कर दिखाया था। आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो एड्रेस करते हैं नेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो रेड फोर्ट किसने बनाया था? मुग़ल्स ने बनवाया था। ठीक है, ये मुग़ल एम्परर इसी रेड फोर्ट में रहा करते थे। तो एक इस तरह का जो हेरिटेज है वो से हम मुग़ल्स का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के हेरिटेज के लिए वो हम नहीं भुला सकते। देखिए ये रेड फोर्ट है, आप सब कभी ना कभी गए होंगे, ख़ासतौर से जो दिल्ली के आसपास रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो ये रेड फोर्ट का आपको सीन है। अब अगले पेज पर देखते हैं हम क्या है, बता रहे हैं कि मुग़ल्स कौन थे, मुग़ल्स थे कौन। मुग़ल्स के बारे में जानने से पहले, मुग़ल्स डिसेंडेंट्स थे दो ग्रेट लीनिएजेस के। मतलब जैसे आपके फादर हैं, आपकी मम्मी है, जैसे नानी है, दादी हैं, तो मम्मी और पापा की साइड से मतलब कौन कौन थे उनके मुग़ल्स के। मदर के साइड से वो डिसेंडेंट्स थे गेंगिस खान के, जो कि 1227 में मर चुका था, और वो मंगोल रूलर था और उसने लगभग चाइना और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे पार्ट्स पर कंट्रोल कर लिया था। और फादर के साइड से वो सक्सेसर थे तैमूर के, जो कि 1404 में मर गया था, और वो रूलर था ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की का, यानी जो आज टर्की है उस एरिया का वो रूलर था। हाउएवर मुग़ल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मंगोल। मतलब मुग़ल्स को ये मुग़ल वर्ड और ये मंगोल वर्ड कहलाना अपने लिए पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेंगिस खान की जो मेमोरी थी, मतलब लोगों की नज़र में एक इमेज थी कि गेंगिस खान एक बहुत सारे लोगों की मारकाट करने के लिए ज़िम्मेदार था, मैसेकर करने के लिए ज़िम्मेदार था, और वो उज़्बेक से भी लिंक था, जो कि मंगोल्स के कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे। और दूसरी तरफ मुग़ल्स, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा है, वो प्राउड करते थे कि हम तैमूर डायनेस्टी से, एंसेस्ट्री से, यानी कि अपने फादर की साइड से जो उनका लीनिएज चलती आ रही थी उसके लिए वो प्राउड करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन, मतलब
क्या था, क्योंकि एक बहुत बड़े प्राउड की बात थी उनके लिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जो तैमूर की साइड के थे 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। मतलब अब वो क्या करते थे, तैमूर से एसोसिएट करने के लिए अपने आप को, मतलब इतना सेलिब्रेट करते थे कि हर जो एंसेस्टर आता था, सॉरी एंसेस्टर कह रही हूँ मैं, जो भी कोई एक नया एम्परर आता था वो तैमूर के साथ अपनी कोई ना कोई पिक्चर बनवा लेता था, अपनी जीनियोलॉजी को मतलब बनवाता था कि जैसे तैमूर के बाद कौन आया, फिर कौन आया, फिर मैं आया, इस तरह से अपनी जीनियोलॉजी को पिक्चोरली सेलिब्रेट करते थे। जैसे फिगर 2 में है, दिस इज़ समवॉट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। कहाँ पर है, पीछे देखते हैं, दिस इज़, देखिए जैसे तैमूर की जीनियोलॉजी को ही मिनिएचर पेंटिंग है ये, तैमूर की, उसके डिसेंडेंट्स की, मुग़ल एम्परर्स की। तैमूर सेंटर में बैठा है और उसके राइट पर उसका सन मीरन शाह बैठा हुआ है, जो बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, बाबर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था जो, और फिर अबू सईद बाबर के ग्रैंड फादर, और फिर लेफ्ट में तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो बाबर के ग्रेट ग्रैंड फादर थे, और उमर शेख बाबर के फादर। और क्योंकि आपको पता है कि जो मुग़ल एम्पायर की जो शुरुआत थी इंडिया में बाबर ने की थी, तो इसलिए बाबर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कौन बाबर से रिलेटेड कैसे था। और मुग़ल एम्परर्स बाबर एंड अकबर और शाहजहाँ जो बाद के थे, वो 3rd, 4th और 5th इंडिविजुअल्स हैं तैमूर के राइट साइड में और उसके लेफ़्ट साइड में, सेम ऑर्डर में जैसे हुमायूं, जहांगीर और औरंगज़ेब भी बैठे हुए हैं। ठीक, तो ये एक तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि तैमूर से वो अपना लिंक शो करके प्राउड फील करते थे। अब है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स, मतलब मुग़ल ने जो इतना बड़ा टेरिटरी को हासिल किया वो कैसे उन्होंने हासिल किया, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन से उन्होंने कैसे किया, सबसे पहला था बाबर। आपको पता है पहला बादशाह कौन था, बाबर था, मुग़ल एम्परर था वो पहला। एम्परर मतलब बादशाह बोलते हैं, राजा नहीं बोलते हैं इसको, एम्परर को बादशाह बोलते हैं मुग़ल्स में। तो मुग़ल्स के लिए आप हमेशा एम्परर वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और 1526 से 1530 तक सिर्फ 4 सालों तक ये रहा, और सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ द फरगना, ठीक है, फरगना का सिंहासन पे बैठा 1494 में, जब वो 12 साल का था। मतलब ये इंडिया के बाहर की बात है। तो उसको ज़बरदस्ती मतलब इस तरह से फोर्स किया गया कि वो इस सिंहासन को छोड़ दे, क्योंकि दूसरे मंगोल ग्रुप ने आक्रमण कर दिया था, जो उज़्बेक्स कहे जाते थे, ठीक है। तो इधर उधर वो बेचारा घूमता रहा, उसने काबुल को सीज़ कर लिया, यानी 1504 में काबुल जीत लिया, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है। और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत के युद्ध में, आप सब जानते हैं, ठीक है। पानीपत में और कैप्चर किया दिल्ली और आगरा को, मतलब इस साइड वो जो पाकिस्तान की साइड है, अफ़गानिस्तान की साइड से वो इंडिया के अंदर एंटर उसने किया। टेबल 1 जो है, चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। वेयर इज़ द टेबल 1, दिस इज़ द टेबल 1, यू कैन सी। तो इसमें मेजर कैंपेन्स हैं मुगल्स के, इसको पढ़ लीजिए आप केयरफुली और देखिए, नोटिस कीजिए कि लॉन्ग टर्म पैटर्न्स कोई नज़र आता है आपको। आप नोटिस करेंगे एग्जांपल के लिए कि जो अफ़गान्स थे वो इमीडिएट थ्रेट थे मुग़ल की अथॉरिटी की, ठीक है। जो अफ़गानिस्तान के अफ़गान्स हैं वो सबसे बड़ा खतरा थे। और रिलेशनशिप देखिए मुगल्स की अहोम्स के साथ, ठीक है, और सिख्स के साथ। चैप्टर मतलब आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ते जाएंगे, मेवाड़ मारवाड़ के साथ, और ये हुमायूं के साथ रिलेशनशिप, सफ़ाविद ईरान, डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स, मतलब कैसे दोनों के रिलेशन अलग अलग थे एक ही इंसान से। तो ये जो एनेक्सेशन है गोलकोंडा और बीजापुर का, जो साउथ इंडिया में आता है, ये औरंगज़ेब के जो शासन में हुआ था उसका, मतलब कि उसकी वजह से कैसे मतलब शत्रुता आ गई थी डेक्कन के एरिया में। तो ये सब आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी इसके बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने चैप्टर के साथ मतलब क्रोनोलॉजी में चलिए, ठीक है। तो एक तरीके से आपको बताया गया कि कितने मुग़ल एम्परर्स रहे हैं, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। आप इसको एट द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ लेंगे तो आप चैप्टर के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे कि बाबर के बाद हुमायूं आया था, फिर अकबर आया था, फिर उसके बाद में आप ये पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, ठीक है। मुग़ल्स का जो सक्सेशन का, यानी कि पिता के बाद जो बेटा बनता है, राजा बादशाह बनता है, वो ट्रेडिशन था इनका सक्सेशन का। मुग़ल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोगेनिचर, यानी कि मतलब मुग़ल्स का ये ट्रेडिशन ये नहीं मानते थे, जैसे हमारे में ये होता है कि कभी जो अगर पिता होता है तो उसका सबसे बड़ा बेटा ही उसका अधिकारी बनता है राज्य का,
लेकिन वो इसको बोलते हैं प्रिमोगेनीचर, जो कि मुगल्स इस पर बिलीव नहीं करते थे। एल्डेस्ट सन इनहेरिट करेगा स्टेट को, ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो मुगल्स और तैमूरिड कस्टम को कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस को यूज़ करते थे, यानी कि डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन, यानी कि थोड़ा थोड़ा राज्य का पार्ट आप अपने सारे बेटों में बांट दीजिए। ये नहीं कि सारा राज्य एक को ही मिला है, बल्कि जितने भी सन हैं उन सब में बांट दिया जाएगा। तो ये जो फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1, तो जब आपने टेबल 1 जब देखोगे तो इसमें जो रेड में लिखा है ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसको भी। तो इसमें आप देखेंगे कि नोट द एविडेंस ऑफ रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेसेस। तो जो ये प्रिंसेस थे, जितने भी मुगल्स के, कोई एक बादशाह है, उसके 4 बेटे हैं, और 4 बेटों में से जो 4 बेटों को प्रिंस कहा जाता था, तो ये भी विद्रोह कर देते थे क्योंकि इनको पूरा राज्य चाहिए होता था। विच डू यू थिंक इज़ अ फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस? अब आपको क्या लगता है कि प्रिमोगेनीचर सही था या कोपार्सिनरी मेथड, जिसमें कि सारे बेटों में राज्य को बांट दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, या प्रिमोगेनीचर जिसमें बड़े बेटे को ही राज्य दिया जाता है? तो आपकी नज़र में कौन सा सही है? आप अपने आप सोच कर बताइए कि कौन सा फेयर है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पहले हम इस टेबल को ही पढ़ लेते हैं। देखिए, चलिए अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।